सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कल दोपहर को 1 बजे से ये चर्चा शुरू हुई। मैं भी बहुत उत्साह के साथ यहाँ पे सुन रहा था सबकी बातें। कल दिन भर रात के 12 बजे तक लगभग 98 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने अपने अपने विषय रखे थे। आज अधीर रंजन जी ने अपनी बात रखी तो 99 हो गए और मैं अब सेंचुरी स्पीकर खड़ा हुआ हूँ। वैसे एक कोइंसिडेंस बोलो या जो भी, पिछले वर्ष जब हम डिबेट कर रहे थे उस समय भी 99 स्पीकर्स थे और मैं 100 स्पीकर बाय सम कोइंसिडेंस। और कल जब 98 हुए मुझे लगा शायद एक कम रह गया, लेकिन फॉर्चुनेटली फेविकॉल ने काम नहीं किया, इसलिए 99 स्पीकर को भी आज हमने सुना। पर मैं दरख्वास्त करूंगा मेरे मित्र अधीर रंजन जी से कि जरा हमको भी सुन ले, बीच बीच में फेविकॉल का जरूरत ना पड़े। वैसे मुझे गर्व है अपने 13 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों के ऊपर। दिन और रात एक करके हर रोज देश के कोने कोने से हजारों गाड़ियां पैसेंजर्स को लेके, सामान को, मालगाड़ियों को चलाने के लिए परिश्रम करते हैं, सेवा देते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी लगातार तत्पर रहते हैं। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी होती है, कल रात को 12 बजे हम यहां से गए जब आपने हाउस एडजर्न किया। अधिकारियों ने और मेरे सहयोगी मंत्री सुरेश अंगड़ी जी ने एक एक माननीय सदस्य की बात को नोट किया और ये अध्यक्ष महोदय पूरे 98 मेंबर्स जो कल बोले थे उनका एक एक का जवाब कल रात से लेके आज 10:30 बजे तक बना के मेरे समक्ष रखा। अब मुझे पता नहीं मेरे को आपकी परमिशन है क्या आज रात के 12 बजे तक मैं अगर जवाब दे सकूं तो शायद मैं पूरे 98 मेंबर्स के जवाब अब लेके आया हुआ हूं मेरे साथ। लेकिन मुझे ये भी, और ये वास्तव में अधिकारियों ने जो रात भर काम किया, ये मैं समझता हूं आप सब सांसद अप्रिशिएट करेंगे। शायद आप सबको याद होगा चंद्र जी कुछ बैठो। पिछले वर्ष भी जब सब मेंबर्स ने अपनी अपनी बातें रखी थी 11 और 12 जुलाई 2019 को, तब 183 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। लिखित रूप में भी कई भाषण ले हुए थे। मुझे आज खुशी है अब सबसे बताते हुए कि सब 99 एमपीज जिन्होंने भाग लिया, जो 84 एमपीज ने अपना टेबल किया, एक एक में लगभग 4, 5, 6, 3 अलग में अलग अलग विषय थे। हमने हर एक को इंडिविजुअल रिप्लाई देके एक एक विषय जो उठाया गया था उसको हमने लिखित रूप से सबको भेजा है। इस समय के भी सब जो समय विषय उठे हैं, ले वालों को भी 183 MPs got a reply on every issue that was raised last time. बैठो 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 ना यार, पास क्या नहीं बैठो बैठो। सुरेश जी, मैंने कल सुना था अध्यक्ष जी बता रहे थे आप 5 टर्म के एमपी हैं। अगर यही पॉजिटिव 7 टर्म, अगर यही पॉजिटिविटी आपके 60-65 वर्षों के राज में अगर ये पॉजिटिविटी दिखाई होती तो रेलवे की आज ये दशा नहीं मिलती हमें 2014 में। रेलवे एक प्रकार से देश की जीविका है, देश के कोने कोने को जोड़ती है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी, कामरूप से कच्छ तक हर इलाके में अगर कोई एक कड़ी देश को हर प्रकार से जोड़ने का काम करती है तो वो भारतीय रेल है। 165 साल की विरासत है और वास्तव में इतने बड़े बड़े महानुभाव इस विभाग के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी तो पूरा अपना सफर रेल में किया करते थे। देश में पूरी आज़ादी के आंदोलन में उनका प्रवास रहता था।
पर चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे मधु दंडवते जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, जिन्होंने एक स्टेशन मास्टर की यूनियन की अध्यक्षता कई वर्षों तक की, इन सब महानुभावों के दिखाए हुए दिशा पे, दिखाए हुए रास्ते पे चलते चलते ये रेलवे एक मीडियम ऑफ चेंज, मीडियम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव का बड़ा योगदान करे, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लगातार इच्छा रही है। और मैं वास्तव में शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ, समय समय पे मुझे मौका मिलता है उनके साथ चर्चा करने का, क्या क्या करना चाहिए। जिस प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज, जिस प्रकार की अलग सोच हमारे समक्ष वो रखते हैं सुझाव के रूप में, कभी कोई ऐसा नहीं कि ये करना है, एक सुझाव के रूप में, वो वास्तव में वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने जीवन में बचपन से ही रेलवे का अनुभव किया हो, रेलवे स्टेशन में काम करते करते महसूस किया क्या क्या कठिनाइयां दोनों तरफ की हैं, रेलवे की भी, रेलवे के कामगार मजदूरों के भी और देश के यात्रियों के भी। और वास्तव में छोटी छोटी बातों में जिस प्रकार से उनका मार्गदर्शन मिलता है, जिस प्रकार से वो नए रूप से सोचने के लिए हम सबको प्रोत्साहित करते हैं, ये सोच बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने गत 5-5.5 वर्षों में किया और उसकी कुछ झलक मैं आज आप सबके समक्ष रखूंगा। गांधी जी ने भी हमें यही कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। और मैं समझता हूं सरकार ने गत 5.5 वर्षों में कोई भी समस्या से मुंह नहीं फेरा, समस्या को सामने से फेस किया, समस्या के हल निकालने के काम पे बल दिया। और मैं अभी अभी याद कर रहा था एक छोटा सा कदम जो हमने हाल में लिया, आखिर सरकारें आई, सरकारें गई, रेलवे भी इतने वर्षों से काम कर रही है, किसी के ध्यान में ये नहीं आया कि रेलवे में इतनी सारी हेल्पलाइंस हैं। भाई आपका लिनेन ठीक नहीं है, एक हेल्पलाइन है, आप ट्रेन की सफाई से परेशान है, एक हेल्पलाइन है, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, एक हेल्पलाइन है। ऐसे अलग अलग 7 हेल्पलाइन चलती थी अलग अलग काम के लिए। वैसे मुझे भी नहीं मालूम थी हेल्पलाइन का नंबर क्या है, पैसेंजर को कहां से पता चल सकती। प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक दिन पूछा कि क्या ये हेल्पलाइन सब एक नहीं हो सकती? और वास्तव में मेरा माथा खटखटाया कि इतनी सरल बात, आखिर इतने 165 साल की रेलवे में किसको ये नहीं ध्यान आया कि क्यों ना एक हेल्पलाइन हो, एक अच्छा कंट्रोल पॉइंट हो। और आप सबको सूचित करते हुए खुशी होती है, और मुझे डाउट है हम सबको भी पता होगा कि क्या हेल्पलाइन नंबर है जिस पे कंप्लेन करें, जिस पे हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज 139 पे, 139 पे आप कोई समस्या का सूचना दे दीजिए, आपकी समस्या को तुरंत अटेंड किया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। एक हमने सिक्योरिटी के लिए, वैसे सिक्योरिटी का भी विषय आप 139 में दे सकते हैं, हम उसको आरपीएफ को पास ऑन करेंगे, जीआरपी को पास ऑन करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी के लिए एक और हेल्पलाइन चालू रखी है 182, जिससे एकदम क्विक रिस्पांस सिक्योरिटी का आ सके। तो 139 फॉर ऑल जनरल कंप्लेंट्स, 182 फॉर सिक्योरिटी। लेकिन आखिर इतने वर्षों में किसके ध्यान में क्यों नहीं आया? क्योंकि रेलवे की सोच बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 5 वर्षों में करने का काम किया। अलग अलग कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बल देना, स्वदेशी विषय को आगे बढ़ाना, भारत में उत्पादन बढ़े और विदेश के ऊपर हम निर्भर ना हो, प्रदूषण के ऊपर भारत का संवेदनशील कोशिशें कि भारत में प्रदूषण कम हो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो, क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में हम अग्रसर रहें, इन सब को
इस सरकार ने गत 5-5.5 वर्षों में बल दिया है और एक प्रकार से पूरे रेलवे के काम करने की सोच को बदलने का काम इस समय में हुआ है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सहित माननीय वित्त मंत्री और सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि अलग अलग समय पे आप सब मुझे मिलते हैं, आप सब अलग अलग मुझे सुझाव देते हैं। जब कोई समस्या मेरे समक्ष रखते हैं तो उस समस्या से ध्यान आता है कि समस्या एक सांसद की नहीं है, बाकी सांसदों के क्षेत्रों में भी यही समस्या होगी। और उससे सीखते सीखते कुछ एक झलक दूंगा कैसे हमने बदलाव किया है। सबसे पहले तो आप सबको याद होगा उस समय कि आप कोई काम बोलते थे तो आपको पत्र आ जाता, भाई पैसे के अभाव में हम आपका कोई काम नहीं कर सकते। कहाँ पैसे रहते थे रेलवे के पास। अभी अभी बात हुई अलग बजट की, वो अलग बजट क्या था? एक गुब्बारा था। एक बजट ऐसा पेश होता था जिसमें तालियां तो बहुत बजती थी सदन में, बहुत सारे राजनीतिक घोषणाएं हो जाती थी, कई सारे चुनाव में लोगों को गुमराह करते करते समय बीत जाता था कि अब लाइन सैंक्शन हुई है, अब लाइन पिंक बुक में आई है, अब लाइन सर्वे होने वाली है। तो एक चुनाव अनाउंसमेंट में चले जीत जाता थे, एक चुनाव में पिंक बुक में आता था, अगले चुनाव तक हम बोलते थे सर्वे हो गया, चौथे चुनाव में लैंड एक्विजिशन शुरू होती थी। ऐसे करते करते अध्यक्ष महोदय, आज कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जो 1974 में इमरजेंसी के भी पहले शुरू हुए थे, आज तक खत्म नहीं हुए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी अलग बजट और एक राजनीतिक बजट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निवेश किया है, जो निवेश के लिए संसाधन दिए हैं, वो लगभग 2.5 गुना बढ़ाए हैं पिछले 5 वर्षों में। और आप सबको जान के खुशी होगी कि कहां 13-14 में मात्र 54,000 करोड़ रुपए बजट से रेलवे को मिलता था, और इस वर्ष के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने हमें 1,61,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए परमिशन दिए, अप्रूवल दिया। अब ये 3 गुना जब पैसा आया, अब इस पैसे को खर्चने के लिए एक मार्ग था पहले के जमाने का कि हम आज 500 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 500 प्रोजेक्ट में किधर 10 करोड़ दे दो, 20, 25, 50। उस सोच को बदला गया। हमने 58 प्रोजेक्ट्स जो सुपर क्रिटिकल है, जिसको कनेक्ट करने से या तो एक बड़ा लाइन में कंजेशन फ्री हो जाता है, बड़ी कैपेसिटी ऐड होती है, या पूरी की पूरी लिंक इलेक्ट्रीफाई हो जाती है। ऐसे अलग अलग किधर कोयले या कोई फ्रेट का मूवमेंट बड़े रूप में बढ़ता है। ऐसे स्टडी कर करके जो अधीर रंजन जी डिमांड सप्लाई की बात कर रहे थे, 58 सुपर क्रिटिकल और 68 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करके अधिकांश पैसा उन प्रोजेक्ट्स में लगे जहां पे जमीन हमारे पास हो, फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस हो, सब प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध हो, कोई कोर्ट का स्टे ऑर्डर वगैरह ना हो, और हम काम को तेज गति से बढ़ा के खत्म कर सके और वो लोगों की सेवा में आ सके। और इस प्रकार से फोकस एफर्ट जो किया, उससे ध्यान में आता है कि बहुत बड़े रूप में जो पेस ऑफ वर्क है, जो अकम्प्लिशमेंट, जो आउटकम हुआ है, वो बहुत बड़ा आउटकम करने में हम सफल हुए। अधीर रंजन जी थोड़ी टिप्पणी कर रहे थे कि आपका जो टारगेट था वो इतना था, अचीवमेंट इतना हुआ। अधीर रंजन जी, इस सरकार की खूबी और खासियत ही ये है कि प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, ऐसा लक्ष्य रखो जो शुरुआत में तो इम्पॉसिबल लगे, लेकिन पूरी सबकी ताकत लगे कि उस लक्ष्य को पाना है। और पाने के उस प्रयास, उस जुनून में, चाहे हम वो 100% ना पा पाए, लेकिन इतना अधिक छलांग लगाएं कि उस छलांग से बहुत बड़े रूप में बदलाव आ सके।
अब मैं एक ही उदाहरण लेता हूं क्योंकि उसका उदाहरण कोट हुआ इस सदन में अभी अभी सुबह। इलेक्ट्रिफिकेशन, मुझे याद है 2013-14 में कुछ 600, सवा 600, 650 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ था नए ट्रैक्स का, रेलवे लाइन का। 600, सवा 600, 650 किलोमीटर 13-14 में। अब अधीर रंजन जी को दुख हो रहा था कि हमने 6000 किलोमीटर का टारगेट रखा और 5200 अचीव किया। अब 600 से 5200 अचीव किया, वो तो उनके नजर में आया ही नहीं। कैसे आएगा? क्योंकि मैं तो गुमराह करता हूं, पर आंकड़े सच्चाई बताते हैं, आंकड़े कोई गुमराह नहीं कर सकता। 600 से 5200, अगर ये कोई छलांग अगर आपके समय में की होती तो शायद आज ये दुर्दशा देश को और हमारे पैसेंजर्स और हमारे रेलवे को देखनी नहीं पड़ती। अभी अभी कुछ ऑपरेटिंग रेशियो की भी बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स आप गलत व्यक्ति के साथ अकाउंटेंसी और फिगर्स में उलझ गए अधीर रंजन जी। अब हम सब, कई लोग निजी क्षेत्र में, कई यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बैठे हैं, हम सब समझते हैं कोई भी एक अच्छी संस्था चलाने के लिए स्वाभाविक रूप से लोग रिटायर होंगे तो पेंशन तो देनी पड़ेगी। अच्छी संस्थाएं क्या करती हैं? पेंशन का फंड बनाती हैं और हर वर्ष कुछ पैसा पेंशन फंड में डाल के उस पेंशन फंड को आस्ते आस्ते ग्रो करती है, LIC में, बॉन्ड्स में डाल के, और वो पेंशन फंड से फिर पेंशन देने की काबिलियत बन जाती है। जब हम 2014 में आए और जब हमने देखा पेंशन फंड में रेलवे के पास जो पैसा है वो इतना कम था, जो वर्षों से पेंशन फंड प्रोवाइड करना चाहिए था, बिल्डअप करना चाहिए था पेंशन देने के लिए, वो तो कभी बिल्डअप किया ही नहीं गया पर्याप्त मात्रा में। ये तो बहुत सिंपल एक्चुरियल कैलकुलेशन होती है। आप पेंशन फंड बनाओ, कोई एक्चुअली उसको हेल्प करते हैं बनाने में, हर वर्ष कितना पैसा रखना है, और आप पॉलिसी ले लो LIC या किससे, जिससे हर वर्ष पेंशन ऑटोमेटिकली पे होते रहे। अगर आप सालों साल तक एक परिवार या एक पार्टी सरकारें चलाती रहे और पेंशन के लिए सुविधा ही नहीं रखे, तो आज 25 ठहरो, सही बोल रहे हैं। चलिए, एक पार्टी ने सरकार चलाई, अगर पर्याप्त मात्रा में पेंशन में फंड प्रोवाइड किया होता तो जब 30,000 करोड़ से बढ़ के 50,000 करोड़ पेंशन हाल के सालों में, हर साल का पेंशन 30,000 करोड़ से बढ़ के 50,000 करोड़ सालाना हो गया, तो वो तो इनको नजर में नहीं आता है कि वो सरकार पे कर रही है, रेलवे पे कर रही है। 7th पे कमीशन का जब भार आया रेलवे के ऊपर और सीधा जो खर्चे होते थे उसमें 12-13% वृद्धि हो गई, वो भी तो रेलवे को भरना पड़ेगा। क्या मेरे विपक्ष के नेता और सभी जिन्होंने टिप्पणियां की इस विषय में चाहते हैं कि रेलवे के किराए 60-70% बढ़ा दिए जाए और जनता के ऊपर वो बोझ डाला जाए, या रेलवे ने आस्ते आस्ते उस विषय को एक कैलिब्रेटेड मैनर में टेकअप करना चाहिए, लोगों की समस्याओं को सामने रखते हुए आस्ते आस्ते उसको बिल्डअप करके अपने रेवेन्यूज बढ़ाने चाहिए। और मैं समझता हूं मोदी सरकार कभी देश की जनता पे बड़ा बोझ ना पड़े इसकी चिंता लगातार करती है और आगे भी करती रहेगी। जब जरूरत पड़े तो छोटा मोटा रेवेन्यू बढ़े उसके लिए काम करती भी है, लेकिन साथ ही साथ जनता की भी पूरी चिंता करती है, समस्याओं की समीक्षा करके उसका समाधान निकालती है। रेल बजट क्यों मर्ज हुआ, इसके बारे में कुछ सवाल उठाने की कोशिश की। मैं समझता हूं सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि जो ये फर्जी अनाउंसमेंट्स होती थी, आज सब MPs आते हैं मेरे पास, हमारा तो पिंक बुक में है, हमारा तो सैंक्शन प्रोजेक्ट है। अब माननीय सदस्यों को मैं सूचित करना चाहूंगा कि ये जो पहले अनाउंस कर दिया, जब तक उसका बजट में प्रावधान शुरू नहीं होता है तब तक ये वास्तव में एक सिर्फ अनाउंसमेंट पहले की चल रही है। उसमें सर्वे के बाद
अच्छा, अनाउंसमेंट भी कब हुई है? कोई आके बोलता है 30 साल पहले, कोई 40 साल पहले। प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 गुना हो गया। अभी अभी अपने खुद के क्षेत्र के एक प्रोजेक्ट की जानकारी पूछ रहे थे। ये माननीय सदस्यों के लिए मैं ये भी कागज लाया हूं। ये पश्चिम बंगाल के सभी प्रोजेक्ट्स का डिटेल्स है, आप मेरे से ले सकते हैं, मैं टेबल पे भी रख सकता हूं। किस किस प्रोजेक्ट की जब मैं जानकारी आपके सामने रखूं, आप हैरान हो जाएंगे। जमीन स्टेट गवर्नमेंट ने देनी होती है, रेलवे तो अपने आप जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकता। अगर जमीन नहीं होगी तो क्या रेलवे लाइन हवा में तो नहीं बन सकती है बिना जमीन के? समझ, सुरेश जी को बड़ी चिंता थी, सुरेश जी को बड़ी चिंता थी कि केरल के प्रोजेक्ट सही लगते हैं। आपने भी कल मुझे कहा कि मैं चिंता करूं। मैंने सब केरल के प्रोजेक्ट्स निकाले। ये है लिस्ट केरल के प्रोजेक्ट्स की, कहाँ कहाँ जमीन नहीं मिलती, कहाँ कोई कोऑपरेशन नहीं मिलती। मेरे पत्र हैं मुख्यमंत्री को, कोई माननीय सदस्य मदद करके जमीन दिला दे, हम तुरंत प्रोजेक्ट्स टेकअप कर लेंगे। और इसी प्रकार से हर मुख्यमंत्री को लिखे हुए पत्र यहाँ पे हैं। जिस जिस सांसद को अपने स्टेट के चाहिए वो ले ले। जाइए मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री और हमें, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जो जो स्टेट हमें जमीन अधिग्रहण में मदद करे, जो प्रोजेक्ट में 100% जमीन आ जाए, उसको तेज गति से लगाने का, उसको तेज गति से इंप्लीमेंट करने का काम, ये जिम्मेदारी रेलवे लेने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, पूरी तरीके से तैयार है। मैं इसके विषय में एक जरूर उदाहरण आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा, उत्तराखंड की एक रेल प्रोजेक्ट का। उत्तराखंड में एक रेल प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर कई बार सदन में भी चर्चा हुई है। सदन में भी इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। मुझे आपको बताते हुए, सूचित करते हुए बहुत खुशी होती है, हमारे उत्तराखंड की सरकार ने कैसे रेलवे के साथ जुड़ के काम किया। एक ऋषिकेश कर्णप्रयाग बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं समझता हूँ पूरा सदन एग्री करेगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 125 किलोमीटर की लाइन है जो आगे चल के 4 धाम को कनेक्ट करेगी और हम सब श्रद्धालुओं को चारों धाम में जाने की सुविधा प्रोवाइड करेगी। ये उसकी पहली कड़ी है। इस नई रेलवे लाइन के लिए पूरी जो जमीन है, 100% जमीन उत्तराखंड की सरकार ने रेलवे को उपलब्ध करा दी है। उसके लिए जितनी फॉरेस्ट क्लियरेंस लगती है, 100% फॉरेस्ट क्लियरेंस हमें दिला दी है। और इसका प्रोजेक्ट का काम, इसके कारण हम तेज गति से बढ़ा पा रहे हैं। इसमें 105 किलोमीटर में काम चल रहा है। ये लगभग 17 टनल है इस प्रोजेक्ट में और बड़ी डिफिकल्ट अलाइनमेंट है। 17 मेजर ब्रिजेस है, 4 तो गंगा और अलकनंदा के ऊपर है। 790 हेक्टेयर लैंड लगी है। पर मैं इससे उदाहरण दे रहा हूं कि जो राज्य मदद करे और हमें सब परमिशन मिल जाए तो हम उस प्रोजेक्ट को कैसे तेज गति से बढ़ा सकते हैं, उसका ये एक जीता जागता उदाहरण है। इसी प्रकार से जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वांचल की चिंता की, देखा क्या हालत है पूर्वांचल का, और उनके ध्यान में आया पूर्वांचल जैसे इतने इंपॉर्टेंट एरिया के साथ किस प्रकार से नजरअंदाजी हुई है इतने वर्षों में, तो हम सब मंत्रियों को पूर्वांचल के ऊपर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया गया। मुझे आप सबको सूचित करते हुए बड़ा आनंद आता है कि पिछले 5 सालों में पूर्वांचल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, जो हिल स्टेट्स और पूर्वांचल है, इसमें गेज कन्वर्जन वर्क 972 किलोमीटर्स का पूरा किया गया है। 972 किलोमीटर। अभी 7 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और
सेवन सिस्टर्स और आठों स्टेट्स, इसमें सिक्किम को छोड़ के सभी स्टेट्स में कुछ ना कुछ रेलवे लाइन पहुंच चुकी है। सिक्किम के लिए भी काम तेज गति से चल रहा है। इसमें अरुणाचल प्रदेश ईटानगर को कनेक्ट करने के लिए फरवरी 2015 में हरमौती नाहरलगुन 22 किलोमीटर की लाइन को कमीशन किया गया। मणिपुर में जिरीबम को कनेक्ट करने के लिए मई 16 में सिलचर जिरीबम लाइन को कमीशन किया गया। मिजोरम में भैराबी को कनेक्ट करने के लिए मार्च 16 में कथाकट भैराबी 84 किलोमीटर्स की लाइन कमीशन की गई। मीटर गेज लाइन अगरतला त्रिपुरा से कन्वर्ट की गई ब्रॉड गेज में मई 16 में, और अगरतला से सबरूम 110 किलोमीटर की लाइन हाल में अक्टूबर 19 में कमीशन की गई। मेघालय को भी रेल नेटवर्क से नवंबर 14 में जोड़ा दुधनोई मेंढी पथरी लाइन से। आप सब जानते हैं बोगीबील रेल कम रोड ब्रिज कितने वर्षों से अटका लटका पड़ा था। दिसंबर 2018 में बोगीबील रेल कम रोड ब्रिज को जोड़ने से, तैयार करने से नाहरलगुन से डिब्रूगढ़ का जो समय था वो 24 घंटे से घट के सिर्फ 5 घंटे रह गए। 24 घंटे को 5 घंटे। इसी कड़ी में हम कुछ नए नए लाइन प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए तेज गति से बढ़ा रहे हैं। जिरीबम से इम्फाल 98 किलोमीटर प्रोजेक्ट जो मणिपुर के कैपिटल को कनेक्ट करेगा। भैराबी से सेरांग 51 किलोमीटर प्रोजेक्ट जो मिजोरम को कनेक्ट करेगा, मिजोरम के कैपिटल को कनेक्ट करेगा। सिवोक से रांगपो 44 किलोमीटर प्रोजेक्ट जो सिक्किम के को कनेक्ट करेगा कैपिटल को। दीमापुर से कोहिमा 88 किलोमीटर प्रोजेक्ट जो नागालैंड के कैपिटल से कनेक्ट करेगा। और तेतलिया बिरनीहाट 21 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, और बिरनीहाट से शिलोंग 108 किलोमीटर का प्रोजेक्ट आगे चल के मेघालय को भी कनेक्ट करेगा। वहाँ उसमें बिरनीहाट से शिलोंग में कुछ समस्याएं हैं, तो मुझे खुशी है मेरे युवा मित्र मुख्यमंत्री वहाँ पे पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। स्टूडेंट यूनियन वगैरह के साथ बात करके उसका भी हम समाधान निकालने में जुड़े हुए हैं। आज आप सबके समक्ष एक सूचना देते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है। हम सब जानते हैं कि कई वर्षों से कश्मीर में तनाव के कारण चेनाब ब्रिज का प्रोजेक्ट बड़े धीमी गति से चल रहा था। उसी बीच कुछ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल होने के कारण कई वर्षों तक वो प्रोजेक्ट पे काम भी नहीं हो पाया। टनलिंग का काम है, ब्रिजेस का काम है, एक बड़ी क्रिटिकल लिंक है जो कश्मीर में बनिहाल से बारामुल्ला कनेक्ट करने वाली 111 किलोमीटर की लिंक है। इसमें अध्यक्ष महोदय चेनाब ब्रिज के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है, रेल ब्रिज, वो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन रहा है। भारत के इंजीनियर, भारत की कंपनी बना रही है, यह हमें गर्व है। इस प्रोजेक्ट को भी जून 2018 के बाद गत 2 वर्षों में जो तेज गति से काम बढ़ा है और जिस प्रकार से बड़े रूप में हम निवेश कर पाए हैं, उसके रहते हमें पूरा विश्वास है कि अगले 2-2.5 वर्षों में ये पूरी लाइन भी कनेक्ट हो जाएगी और फिर वास्तव में कन्याकुमारी से लेके बारामुल्ला तक देश की रेलवे लाइन एक हो जाएगी। एक टिकट, एक देश, पूरी सिस्टम को हम कनेक्ट कर पाएंगे। आपको जान के खुशी होगी कि पिछले वर्ष इसमें पैसे की कुछ कमी आई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल पावर्स लेके हमें अलाउ किया कि हम फंड्स एडिशनल दे सकें और 2,631 करोड़ पिछले वर्ष में इस प्रोजेक्ट में लगाया गया। इस साल के बजट में 3,800 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए दिए गए। माननीय अध्यक्ष जी,
ये जो सोच बदली है रेलवे की, इस सोच में प्रोजेक्ट्स को तो कैसे लगाना, प्रोजेक्ट्स को कैसे समय पे समय सीमा में खत्म करना, वो तो एक कड़ी है ही, लेकिन जैसा बताया गया सदन में, आखिर डिमांड सप्लाई की भी चिंता करनी चाहिए। 100% सही है। खैर, मैंने अभी रिपीट नहीं करूंगा, जुलाई में जब मैंने भाषण दिया था तब मैंने डिमांड सप्लाई की आपके सबके समक्ष पूरी डिटेल रखी थी। कैसे रेल व्यवस्थाएं तो थोड़ी सी बढ़ी, गत 65 वर्षों में डिमांड 15 गुना हो गया, 15 टाइम्स। मैंने जुलाई में ये सब आंकड़े रखे थे, लेकिन हमने इसमें समझदारी से नीति आयोग के सहयोग से पूरा पर्सपेक्टिव बनाया, आगे चल के क्या क्या डिमांड रहेगा, डिमांड के सामने किन लाइनों पे हमें फोकस करना है, कहाँ एक्सपेंशन नई लाइनों की जरूरी है, कहाँ डबलिंग ट्रिपलिंग क्वाड्रपलिंग जरूरी है, कैसे विद्युतीकरण को तेज करके स्पीड बढ़ाया जा सके, कैसे मुंबई दिल्ली दिल्ली हावड़ा इन कॉरिडोर्स को स्पीड बढ़ाने के लिए 160 किलोमीटर तक लेके जाने के लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो तैयार किया। कैसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स देश में ज्यादा है, जिससे लोगों को सुविधाजनक सफर मिले, और इन सबको समेक्ष करते हुए, एक साथ सम्मिलित करते हुए आज साधारणतः 50 लाख करोड़ रुपए की अगले 12 वर्षों में निवेश की जरूरत है। अब कुछ लोगों ने टिप्पणी जरूर की कि आप निजी क्षेत्र को क्यों साथ में जोड़ रहे हो, क्यों निजी क्षेत्र को भी परवानगी नहीं दे रहे हो ट्रेन चलाने की। आखिर 50 लाख करोड़ अगर सरकार को ही खरीदने पड़ते हैं तो क्या आप में से कोई अंदाजा लगा सकता है सालाना कितना पैसा लगेगा? और वो पैसा अगर उतना लगाया तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स का क्या होगा, या टैक्सेशन का बर्डन या रेवेन्यू फेयर का बर्डन जनता के ऊपर कितना बढ़ाना पड़ेगा? क्या उसमें अक्लमंदी है, या हम निजी क्षेत्र की जो सक्षम काबिलियत है उसका भी इस्तेमाल करें? जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा सस्ता मिल सकता है, उस सस्ते पैसे को लाके रेल व्यवस्थाएं जल्द से जल्द बढ़े, सुविधाएं बढ़े, अच्छी सुविधाएं यात्रियों को मिले, समय पे ट्रेन चलने के लिए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम बने, नई कोचेज आए जो सुरक्षा को नए आवाम पे ले जाए। क्या ये अक्लमंदी का काम नहीं होगा? आखिर अभी अभी बताया गया कि अगर हम कुछ पैसा खर्चा करते हैं तो उससे सस्ता निजी क्षेत्र कर सकता है, तो अच्छी बात है। निजी क्षेत्र अगर सस्ते में नई सुविधाएं लाते हैं तो उसका फायदा भी जनता को मिलेगा, उसमें तो कोई नुकसान नहीं है। और मैं समझता हूं, देखिए अधीर रंजन जी, आपका कारण मैं एयर इंडिया के ऊपर भी आपका पोल खोल कर सकता हूं, पर अगर मैं वो पोल खोल करूं और कैसे वो हवाई जहाज, कितने महंगे वो हवाई जहाज लाके एयर इंडिया का डब्बा गोल किस सरकार ने किया, तो आपको शर्मिंदगी होगी। रूट बदल दिए। जिस प्रकार से रूट, और इसी फोकस के कारण अध्यक्ष महोदय, हमने सेफ्टी को सबसे ज्यादा फोकस दिया। आप सबको मैंने पहले भी सूचित किया कि सुरक्षा, यात्री की सुरक्षा इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है, और आप सबको सूचित करते हुए मुझे बेहद आनंद आता है। थोड़ा दबे मुंह से मैं बता रहा हूं, भगवान से आशीर्वाद भी मांगता हूं, आप सबका भी आशीर्वाद मांगता हूं, लेकिन सूचित करते हुए खुशी होती है इस वर्ष 2019-20 में आज 13 मार्च हो गई है, 1 अप्रैल से 13 मार्च तक एक भी पैसेंजर की मृत्यु नहीं हुई है रेलवे की दुर्घटना से। आप तो बजाओ, आप तो बजाओ। बधाई 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 बधाई, हाँ बधाई बधाई। पीछे कोई नहीं। मुझे आज बाल गंगाधर तिलक जी का याद आते हैं।
जिन्होंने एक बार कहा था, और मैं कोट करना चाहूंगा, द प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ रिसोर्सेस और कैपेबिलिटी बट द लैक ऑफ विल। अगर आपका प्रतिबद्धता, आपका संकल्प पक्का हो, आपकी इच्छा शक्ति पक्की हो, तो हर एक चीज संभव है। और मैं समझता हूं ये 13 लाख रेल कर्मियों ने जो दिनों रात काम किया, ये उसी का प्रभाव है कि एक भी पैसेंजर की मृत्यु नहीं हुई। बैठो 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 दादा। मुझे याद है कई बार बात होती थी सेफ्टी कैसे लाई जाए। प्रधानमंत्री जी हमें हर बार कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस करिए, समस्या की जड़ में जाइए। जड़ में जाओगे तो समस्या का समाधान भी सही करोगे। टेम्पररी सोल्यूशन से देश नहीं ठीक हो सकता। जब आप समस्या की जड़ में जाते हो तो आपको ध्यान में आता है कि 30 साल पहले एक डिजाइन कोच का आया था LHB, लिंकमैन हिश, एक LHB जर्मन स्विस कोलैबोरेशन से एक डिजाइन आज से 30 साल पहले आया। लेकिन उस डिजाइन की कोचेस सिर्फ 2009 से 14 के बीच 5 वर्षों में 1866 LHB डिजाइन की कोचेस बने। अब ये डिजाइन की कोचेस रिलेटिवली बहुत सेफ है, इसमें एक्सीडेंट भी होता है तो ट्रेन जैसे हमने कई बार दृश्य देखा है, एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, डिरेलमेंट में लुढ़क जाती है और उसी में मृत्यु होती है लोगों की। तो LHB कोच में ये सब चीजों से बचत हो जाती है। तो स्वाभाविक रूप से अगर 30 साल पहले आए तो मैं समझता हूं कोई भी अच्छी सरकार इसी डिजाइन को आगे प्रोत्साहन देती। क्यों पुराने डिजाइन पे हमने कोच इतने साल बनाए? हमने गत 2 वर्षों में इसको पूरी तरीके से पुराने डिजाइन को स्क्रैप कर दिया, उसको नए कोचेस बनाने को रोक दिया। तेज गति से जो ICF डिजाइन की कोचेस चल रही हैं, जैसे जैसे उसका समय पूरा होता है, जो उसकी लाइफ है, आखिर हम स्क्रैप तो कर नहीं सकते। पिछली सरकारों ने हजारों करोड़ लाखों करोड़ लगा के ये कोचेस बनाई हैं, तो हमें उसकी लाइफ तक तो यूज करना पड़ेगा। लेकिन हमारी कोशिश है जल्द से जल्द उसको रिप्लेस करें। और आपको आनंद होगा, पिछले 5 वर्षों में हमने कहा 1866 बने थे, हमने पिछले 5 वर्षों में 9,932 कोच बनाए, 5 गुना, 5.5 गुना लगे। इसमें मैं 1 मिनट जरूर और अध्यक्ष जी आपको बताना चाहूंगा। आने वाली 30 तारीख को, और अगर कोई सांसद आना चाहे तो मैं आप सबको, दोनों तरफ, हर तरफ के सांसद को न्योता दे रहा हूं कि आप हमारे साथ रायबरेली आइए, मॉडर्न कोच फैक्ट्री देखिए, जिस फैक्ट्री में 2014 तक एक भी कोच खुद का नहीं बना था, एक भी नहीं। 1000 कोच की क्षमता वाली फैक्ट्री पे पैसा तो निवेश हो गया, पैसा तो निवेश हो गया। 1000 कोच की क्षमता थी उस फैक्ट्री की। 2014 तक एक भी कोच नहीं बना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब समीक्षा की और उसको बल दिया, उसमें जनरल मैनेजर पोस्ट किया, स्टाफ भर्ती की, अगस्त 2014 में पहला कोच बना। आस्ते 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 उस पर निगरानी रखी, लोगों को जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी ठहराई। जिसने अच्छा काम किया उसको रिवॉर्ड किया, जिसने अच्छा नहीं काम किया उसको ट्रांसफर किया, मेहनत की। जो मशीनें, और मैं जब पहली बार गया मुझे तो बताया गया सब रोबोटिक्स वगैरह थे, एक भी नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त परचेजेस हैं पुराने। इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी के रहते मशीन नहीं चला रहे। मैंने कहा छोड़ो इंक्वायरी अपनी जगह पे, पहले मशीनें चलाओ। 6 महीने के अंदर वो मशीनें चली। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं रायबरेली गए मॉडर्न कोच फैक्ट्री देखने। सुनो सुनो पहला वहां के कामगारों का मनोबल बढ़ाया, वहां के अधिकारियों को और बल दिया
और आप सबको जान के खुशी होगी, आने वाली 30 तारीख को अनुमानित मॉडर्न कोच फैक्ट्री, जो 1000 कोच की क्षमता वाली फैक्ट्री है, वो इस वर्ष 19-20 में 2000 कोच बनाने वाली है। गुड 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 गुड, बढ़िया बढ़िया। आप कोई निकाल लीजिए पुराना अनुभव, कोई एक उदाहरण निकल जाए जो सरकारी कंपनी 200% अपनी काबिलियत पे काम करने वाली कंपनी, शायद भारत में तो मुझे कोई और पता नहीं, पर मैं समझता हूं विश्व में भी बड़ी मुश्किल से ढूंढने को मिलेगी। रायबरेली की बात कर रहे हैं, रायबरेली का है, थोड़ा सुन लो जो आप नेता को बताइए। अध्यक्ष महोदय, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स पे समय समय पे एक्सीडेंट होते थे। हम रोज सुनते थे कि भाई अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग तो देश में रहेंगे, हजारों की संख्या में थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा क्यों ये खत्म नहीं हो सकता, क्या दिक्कत है? निवेश चाहिए, निवेश दो, आदमी चाहिए, आदमी रखो, पर अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग क्यों चलना चाहिए? और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि कहां एक समय पे हर कुछ दिनों में किसी ना किसी क्षेत्र में एक दुर्घटना, एक जमाने में जितनी दुर्घटना होती थी उससे 1/3 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पे दुर्घटनाएं होती थी। इस सरकार ने आने के बाद पैसा दिया, आदमी दिए और पूर्ण रूप से ब्रॉड गेज नेटवर्क पे, जो मेन नेटवर्क है, पूर्ण रूप से कुछ 70 के करीब राजस्थान या किधर बाड़मेर इलाके में बचे हैं जिन पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, दिन में 1-2 गाड़ी जाती है, वहां पे टेक्निकल रीजन से नहीं हट पा रहे, इच्छा शक्ति नहीं, टेक्निकल रीजन, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से उसको नहीं हटा पा रहे। बाकी पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क में आज एक भी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है। इच्छा शक्ति और सोच बदलने का ये परिणाम है। वंदे भारत जब शुरू हुई थी, कुछ लोगों ने बड़ी टिप्पा टिप्पणी करने की कोशिश की, राहुल गांधी भी किए, बड़े बड़े नेताओं ने किया, ट्वीट किया कि देखो पहले दिन ही नहीं चली, पता न फलाना दिन का। अब जानकारी और समझ होती तो शायद ऐसी गलती ना करते। वैसे आप सुनते रहो, आप कान लगाओ खाली, देखो मत, कान लगाओ। भारत में बनाई हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक को यूज करके भारत की एक स्वदेशी ट्रेन का आनंद आज मुझे विश्वास है आप में से भी कई भाई बहनों ने लिया होगा। आज दिल्ली से कटरा जाना हो वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने, या दिल्ली से बनारस जाना हो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, दोनों में सिट डाउन, दोनों में बैठो, आज वंदे भारत, अरे बैठा, एक भारत के इंजीनियर्स और भारत के कामगारों ने चेन्नई में बनाई हुई ट्रेन आज देश की जनता की सेवा कर रही है। हर सफर उसका एक बड़ा कंफर्टेबल, समय पे चलने का उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड, और अब हमने टेंडरिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है। ऐसे 44 और वंदे भारत के लिए टेंडर प्रोसेस शुरू कर दिया है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स हाल में ही उसने 402 लोकोमोटिव 2018-19 में बनाए थे। उसके लिए उसका कल अंगड़ी जी भी बता रहे थे, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया। इस साल उस रिकॉर्ड को भी वो फिर तोड़ देंगे और उससे अधिक लोकोमोटिव बनाएंगे। ऐसे ही ठीक है। स्वच्छता एक मैं समझता हूं अपने आप में बहुत प्रमुख लक्ष्य रहा है सरकार का। मैं हर एक सांसद का धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने अलग अलग समय पे मुझे मिलके या डिबेट के समय स्वच्छता की तारीफ की, और मैं समझता हूं ये तारीफ मैं पूरी तरीके से रेलवे के 13 लाख कर्मचारियों को
समर्पित करता हूं। आज आप कोई रेलवे स्टेशन देख लीजिए, निरंजन ने भी की सर। साफ सफाई, यहां तक कि आपको जान के हैरानी होगी कि मुंबई के जो लोग, सुप्रिया ताई यहाँ बैठी हैं, अलग अलग मुंबई के सांसद तो मुझे दिख नहीं रहे। मुंबई में आपको जान के हैरानी होगी, वर्षों से इतना कचरा ट्रैक्स पे इकट्ठा होता जाता था, इतनी बदबू भी आती थी कि लोग चलने में हिचकते थे। हमने 3 लाख क्यूबिक मीटर सिर्फ एक वर्ष में 3 लाख क्यूबिक मीटर मुंबई के ट्रैक से अकेले कचरा हटा के मक ट्रेन्स के द्वारा दूर दूर तक लेके गए और डंपिंग ग्राउंड में डाला। आज मुंबई के भी ट्रैक्स आप देखिए, आपको साफ सुथरे दिखेंगे। और ये काम अब देश भर में इसको बढ़ा रहे हैं, ट्रैक्स को कैसे साफ करना। गांधी जी ने तो कहा था, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता सबसे सर्वप्रथम है। पूजा घर में भी हम सफाई रखते हैं, पर पहले अपने पूरे प्रांगण में सफाई रखें, फिर पूजा करने जाएं। उल्टे मुझे याद है एक और सुझाव जो प्रधानमंत्री जी ने दिया था, पेंटिंग्स का। आपने कई सांसदों ने देखा होगा मधुबनी की पेंटिंग्स, महाराष्ट्र में वारकरी, अलग अलग क्षेत्र में, राजस्थान में, ऐसे सैकड़ों स्टेशन पे जन भागीदारी से, स्वेच्छा से लोग आए, उन्होंने स्टेशन पे अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई, कलाकारी का प्रदर्शन किया। और मुझे तो बताया गया कि उसके बाद कई इसमें से कलाकारों को एक अच्छा काम मिलता है। लोग इतना आकर्षित होते हैं, उनको काम देते हैं, इनवाइट करते हैं काम करने। एक कैसे 360 डिग्री अप्रोच इस सरकार का है, उसका ये स्वच्छता एक उदाहरण है। और मैं 360 डिग्री अप्रोच का थोड़ा आपको झलक देता हूं। रेल में स्वच्छता हो जरूरी है, टॉयलेट बायो टॉयलेट में कन्वर्ट हो जिससे ट्रैक के ऊपर मल ना जाए, ये भी जरूरी है। ये सिर्फ स्वच्छता के लिए जरूरी नहीं है, ये सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। यूरिक एसिड जो ट्रैक पे गिरता था, उससे ट्रैक जल्दी खराब होते हैं, रिन्यूअल ज्यादा लगता है, खर्चा बढ़ जाता है, लॉस होता है, सेफ्टी खराब होती है, एक्सीडेंट हो सकता है, जल्दी बदलना पड़ता है तो उतना ज्यादा निवेश चाहिए तो बैकलॉग हो जाता है। आखिर हम आए तो हजारों किलोमीटर बैकलॉग हमें मिला रेल रिन्यूअल का, जो पुराना होना चाहिए था पर हुआ नहीं था। अब इसके 2 तरीके हैं, आप बढ़ाते रहो और खराब होते हुए ट्रैक, या खराब होने वाले ट्रैक को ही कम कर दो। प्रधानमंत्री जी ने कहा ट्रैक ही कम करो। क्यों होता है? यूरिक एसिड। तो बायो टॉयलेट में जितना पैसा लगा, हमने पूरा पैसा उपलब्ध कराया। और आज आपको सूचित करते हुए अध्यक्ष जी बहुत खुशी है, 99% कोचेस में आज बायो टॉयलेट लग चुका है, 99%। आखिर भारत ओडीएफ करना है तो रेलवे की भी तो जिम्मेदारी है। 500 टॉयलेट रह गए, वो भी हम हाल में ही खत्म कर देंगे कुछ 1-2 महीने में। इसी प्रकार से पानी जल जीवन मिशन इस सरकार की एक प्रतिबद्धता है। हमने तय किया है कि हर घर तक हम नल से जल देंगे। मेरे मित्र गजेंद्र शेखावत जी इस पे दिन रात काम कर रहे हैं, पर जल बचाना भी तो पड़ेगा ना। और ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, हम जल बचाएं, रेलवे की भी है। तो हमने जब स्टडी किया तो पता चला 16,500 लीटर हर रेक को साफ करने में पानी लग जाता है। 16,500 लीटर एक रेक को साफ करने। जब वैसे ईमानदारी से तो रेक को मैन्युअल साफ करो, साफ हो ही नहीं सकते, वो मट्टी इतनी जम जाती है, कैसे साफ होगा। तो हमने ऑटोमेटिक कोच क्लीनिंग प्लांट्स को तेज गति से देश भर में लगाने का कार्यक्रम शुरू किया। 125 ऑटोमेटिक कोच क्लीनिंग मशीन्स ऑर्डर करी, सैंक्शन करी है। उसमें 18 तो कमीशन हो गई
और आपको जान के खुशी होगी 16,500 लीटर घट के अब उसका सिर्फ 4% रह गया है, 600 लीटर। 16,500 के बदले अब 1,500 लीटर में सफाई हो जाती है और फिर उस 1,500 लीटर को हम रिसाइकल करते हैं, उसी प्लांट का हिस्सा है, रिसाइकल करके उसमें भी 900 लीटर बचा लेते हैं। 96% सेविंग। आप सोचिए देश भर में कितनी पानी की बचत। मैं कैलकुलेट कर रहा था 1-1.5-2 साल में पूरा जो निवेश होगा पूरा निवेश बचत में निकल आएगा। आपको एलईडी प्रोग्राम तो याद है कैसे 4 महीने में ही पूरा बचत निकल आता है। ये सोच है प्रधानमंत्री मोदी जी की, कैसे बदलाव लाना और बदलाव अक्लमंदी से लाना, समस्या के जड़ में जाना और जड़ से उखाड़ के समस्या को निपटा देना, ये काम करना हम सबको सिखाया जाता है। इसी प्रकार से वैसे तो एक ऑन अ लाइटर नोट हम में से कई ने देखी होगी टॉयलेट एक प्रेम कथा, आपको याद होगा वो पिक्चर आई थी। उसमें एक व्यक्ति जो चाहते हैं कि उसकी बहू को खुले में शौच ना करना पड़े तो वो उसको रेलवे स्टेशन लेके जाता था और स्टेशन में जब गाड़ी रुकती थी तो उतने समय में टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर था। कोई पुराने जमाने में तो कभी किसी ने चिंता ही नहीं की। तो मोदी जी ने आने के बाद दोनों समस्याओं का हल किया, 11 करोड़ टॉयलेट बनाए जिसको कभी ऐसी समस्या ही ना हो। और रेलवे में स्टेशन पे कोई टॉयलेट इस्तेमाल पहले कर ही नहीं सकता था, करता था तो रेलवे में बदबू आती थी, तो वो भी समस्या का हल कर दिया कि बायो टॉयलेट। ये 360 डिग्री अप्रोच का मैं एक आपको उदाहरण दिया। वैसे तो आज स्टेशन पे जाए तो आपको जरा भी कोई बदबू नहीं मिलेगी, नहीं आती। एकदम साफ सुथरा। एक प्रकार से हम घर पे जैसे रहते हैं, हम कोशिश करते हैं स्टेशन में आपको बधाई देते हैं, बधाई देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और समस्या का कैसे बहुआयामी समाधान, मॉर्निंग वॉक करते हैं। एक और समस्या जो देश के सामने है उसमें कैसे 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रधानमंत्री जी ने सोचा और जिसपे तेज गति से काम चल रहा है। एक तरफ देश में प्रदूषण की समस्या है, पोल्यूशन, एक तरफ देश की निर्भरता है विदेश से कच्चा तेल लाने की। हम आज भी कच्चा तेल बड़े मात्रा में विदेश से लाते हैं। कच्चा तेल इतने बड़े मात्रा में आता है तो उसके कारण हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स घटती हैं, रुपए भी कमजोर हो जाते हैं। करंट अकाउंट में डेफिसिट के कारण महंगाई का भी एक समस्या हमारे समक्ष आती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम सभी मंत्रियों को कि हम सब अपने अपने तरफ से योगदान देखें क्या कर सकते हैं कि कच्चे तेल को भी कम करें, आयात को, और प्रदूषण को भी समस्या को कम करें। रेलवेज ने इस समस्या को हल करने के लिए 100% विद्युतीकरण का कार्यक्रम शुरू किया, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया वो आंकड़ा 610 किलोमीटर था 13-14 में, 610 किलोमीटर से बढ़ के पिछले वर्ष 5,200 और इस वर्ष भी 6,000 के करीब किलोमीटर हो जाएंगे। आप सोचिए बदलाव। अब इससे डीजल तो बचेगा ही, हमें विदेश से डीजल कच्चा तेल नहीं लाना पड़ेगा। बिजली जो इस्तेमाल होगी वो भारत के कोयले से भारत की कंपनियों में बनेगी, यानी भारत में ही उससे नौकरियां बनेंगी, भारत में ही वो बिजली घर को काम मिलेगा, भारत में ही ये सब सामान बनेगा जिससे बिजली आएगी। और इस प्रकार से 100% इलेक्ट्रीफाई होने के बाद आप सोचिए जो डीजल के इंजन का जो धुआं निकलता है, वो पिक्चरों में तो अच्छा लगता है, गाने बजाते हुए चलते हैं और धुआं निकलता है, लेकिन मुझे लगता है प्रदूषण को खत्म करने के लिए उससे भी हमें सबको निजात चाहिए और ये काम तेज गति से चल रहा है। अब प्रधानमंत्री जी संतुष्ट तो होते नहीं हो, तो मैं समझता हूं आप सब जानते हैं जितना काम हो जाए उसकी अगली कड़ी की वो पहले से ही सोचते हैं। हाल में उन्होंने मुझे एक नया लक्ष्य दिया है
और आप सबको आनंद आएगा सुन के। उन्होंने और भारतीय रेल विश्व की पहली इतनी बड़ी रेलवे होगी जो 100% विद्युतीकरण हो जाएगी, विश्व की पहली। अब नया टारगेट ये दिया है, और ये भी 360 डिग्री सोच देखिए कैसे जमीन नेक्स्ट टाइम 360 आएंगे हमारे को। रेलवे की जमीन, अध्यक्ष महोदय, रेलवे की जमीन पे एंक्रोचमेंट होता है तो हम सब जानते हैं। एंक्रोचमेंट होके जमीन भी जाती है और तकलीफ भी आती है रेलवे को जब प्रोजेक्ट लगाना होता है। उन्होंने कहा जितनी जमीन रेलवे के पास खाली पड़ी है उस पे आप सोलर बिछा दीजिए, सोलर के पूरा सिस्टम। ऐसे उन्होंने मुझे 20,000 मेगावाट का लक्ष्य दिया है, और जब 20,000 मेगावाट जमीन पे लग जाएंगे, और सोलर में ऐसा है कभी हमें जमीन जरूरत पड़े तो शिफ्ट कर देंगे, कोई हमें नुकसान नहीं होगा। पर ये 20,000 मेगावाट सस्ती बिजली, आप सब जानते हैं सोलर कितना सस्ता हो गया। मोदी जी के आने के बाद तो 2.5, 3, 3.5 रुपए में बिजली मिल जाती है सोलर एनर्जी। ये 20,000 मेगावाट जब सौर ऊर्जा बनेगी तो उस 20,000 मेगावाट से पूरी रेलवे की जो रिक्वायरमेंट है हम खुद नवीकरणीय ऊर्जा से बनाएंगे, और विश्व में पहली रेलवे जो नेट जीरो, जिसमें जीरो प्रदूषण होगा, ऐसी रेलवे भारत की पहली बनेगी। जब मैं विदेशी डेलीगेशन मंत्रियों से, प्रधानमंत्रियों से मिलकर बात करता हूं, हैरान हो जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच कितनी फॉरवर्ड लुकिंग हो सकती है, उसका जब उनको अनुभव आता है। इसी प्रकार से किसानों के लिए रेलवे कैसे और अच्छी तरीके से सेवा दे सके, इसके लिए माननीय वित्त मंत्री ने किसान रेल की कल्पना आप सबके समक्ष रखी है। एक ग्रुप बैठे स्टडी कर रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कुछ सरकारी पैसे से खर्च करके कैसे हम देश भर में एक सीमलेस कोल्ड सप्लाई चेन, जिसमें खास तौर पे दूध, मछली, ऐसी जो चीजें जो जल्द खराब हो जाती हैं, कश्मीर का सेब क्यों ना कन्याकुमारी तक सीधा पहुंचे रेलवे के द्वारा, क्यों ना जो चाय हमारे असम में बनती है वो चाय पोर्ट तक आके विदेश जा सके, क्यों ना जो कॉफी कर्नाटक में बनती है वो कॉफी पूरे देश में भारत की कॉफी बिके। मुझे पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, दो बहुत अहम कड़ियों के ऊपर, एक स्टेशन रीडेवलपमेंट के ऊपर, और रीडेवलपमेंट में आपने आई एम श्योर लाइटिंग, जो स्टेशनों पे लाइटिंग है उसमें परिवर्तन अनुभव किया होगा। आज हम लगभग 400 साढ़े 400 स्टेशन पे एयरपोर्ट की तरह ब्राइट लाइट्स लगा के उसको बहुत सेफ और सिक्योर बना रहे, ये आप बढ़ाते जा रहे हैं। 100% आज रेलवे में एलईडी लाइटिंग है, 100%। एक प्रकार से टॉयलेट्स के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है गत वर्षों में। आज हर मेन स्टेशन पे, हॉल्ट स्टेशन पे पैसेंजर्स कम होते हैं, हर हॉल्ट स्टेशन पे, हर मेन स्टेशन पे हमने पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय, और अब बहुत बड़ी संख्या में दिव्यांगों के लिए भी शौचालय हम अलग अलग स्टेशन पे बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। एक तीसरा कार्यक्रम, रेलवे स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में मैंने कई सारे कंपनियों को रिक्वेस्ट करके 2800 सर्कुलेटिंग एरिया में प्रमुख स्टेशनों में भी टॉयलेट बने, जिससे आसपास के दुकानदार, पैसेंजर बाहर निकल जाए आने के पहले उनको भी शौचालय मिले। ये भी कार्यक्रम अब शुरू कर दिया है। अधीर रंजन जी एस्केलेटर लिफ्ट की बात कर रहे थे, ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं।
मार्च 2014 तक इस देश में मात्र 143 एस्केलेटर लगे थे और 97 लिफ्ट्स। 14 तक 143 एस्केलेटर्स एंड 97 लिफ्ट्स। पिछले 5 वर्षों में 519 नए एस्केलेटर लगे और 391 लिफ्ट्स। 391 उल्टे पिछले साल पिछले एक साल में 10 महीने पूरे हुए, मुझे जनवरी तक का आंकड़ा है। 10 महीने में हमने 74 एस्केलेटर्स और 71 लिफ्ट्स प्रोवाइड कर दिए हैं और 600 अधिक एस्केलेटर और 1100 लिफ्ट अगले 4 साल में और देने जा रहे हैं। अजय बाबू मुझे लगता है वाईफाई की सुविधा से तो आप सब लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। आज 5,628 स्टेशन पे वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। 5628। अब किसी ने 2014 के पहले स्टेशन पे वाईफाई सोचा भी था, कल्पना भी की थी? आपको जान के तरफ भी देखो, खुशी होगी इनके तरफ भी देखो कि आज सिर्फ फरवरी का महीना, एक महीने में आपको देखा 2,70,00,000 लोग वाईफाई का इस्तेमाल किए हैं स्टेशन एक ही महीने। और मुझे तो बताया गया एवरेज एक का यूजेज कुछ 300-350 मेगाबाइट है एक का। एक यूजर का एक बार जो लॉगिन होता है, मतलब मुझे लगता है पूरी पिक्चर की पिक्चर आप 2-3 मिनट में लोड कर सकते। और मुझे खुशी है कि रेलवे का वाईफाई देश में सबसे तेज वाईफाई रेलवे स्टेशन, हाई स्पीड। एक प्रकार से पंक्चुअलिटी की भी बात एक उठाई गई। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जो एक बहुत ही सबके सामने, और सब एमपी मेरे पास आके बोलते हैं हाँ भैया अब तो 8 घंटे 4 घंटे 6 घंटे लेट कोई ट्रेन नहीं होती। एक आध कभी कोई प्रॉब्लम टेक्निकल आ जाए कुछ तो अलग है, पर हमने उसको सिस्टमैटिकली 8 घंटे से अधिक लेट होती है पहले उसको 0 करो, 4 घंटे से अधिक होती है उसको 0 करो। अब जरूर विपक्ष के कुछ साथी ले आएंगे वो ट्रेन फलाने दिन इतनी लेट हुई थी, हो सकता है छोटी मोटी समस्याएं इतने बड़े नेटवर्क में जहां हजारों ट्रेन रोज निकलती हैं आएंगे। कभी कोई गाय चल जाए, कोई एलिफेंट चले जाए ट्रैक के ऊपर तो लेट होगा सिस्टम। हर्ड ऑफ एलिफेंट चले जाए तो पीछे आसाम में हाथी चल रहे हैं लेकिन उसका इंपैक्ट मुंबई और कन्याकुमारी तक पहुंच जाता है, एक इंटरकनेक्टेड रेलवे। परंतु जितना हमने फोकस किया है ऑन पंक्चुअलिटी, मैं समझता हूं इसके पहले कभी नहीं हुआ होगा। एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। कहां पहले स्टेशन मास्टर जो लिख देता था वो ही सत्य था और उसी के हिसाब से पंक्चुअलिटी रिपोर्ट होती। और मैं हैरान था जब मैं अधिकारियों से बात करूं, पंक्चुअलिटी बड़ी अच्छी, एमपी आए जनता आए तो पंक्चुअलिटी अच्छी नहीं। तो हमने प्रधानमंत्री जी का मॉडल फॉलो किया, रूट कॉज में जाओ, प्रॉब्लम डॉक्टर के पास जाओ और बताओ ही नहीं समस्या क्या है तो कैसे सॉल्व करेगा, गलत पंक्चुअलिटी आंकड़ों पे तो नहीं होगा। तो हमने सब इंटरलॉकिंग पॉइंट्स पे ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैप्चरिंग डिवाइस डाल दी और उसके कारण पूरी एक्चुअल पंक्चुअलिटी सामने आई। ये जो आंकड़ा अधीर रंजन जी कह रहे थे कि पंक्चुअलिटी घटी, क्या है मैं हिंदी में समझा रहा हूं, तो कोई दिक्कत हो तो अंग्रेजी में समझा दूंगा। तो भाई साहब आपने ये पेपर, अगर अध्यक्ष महोदय अगर इतने वर्षों में ये गलत आंकड़ों के ऊपर गलत रिपोर्ट्स नहीं पेश हुई होती
और जो सही रिपोर्ट, सही आंकड़े जो इलेक्ट्रॉनिकली कलेक्ट हुए हैं, उस पे जो असलियत आई, हमने तो असलियत देश के सामने रखी और फिर उस असलियत के हिसाब से एक डॉक्टर के नाते समस्या का समाधान किया और लगातार उसको कम करते जा रहे हैं। मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी है कि पिछले वर्ष 18-19 के निस्बत अगर इस वर्ष की भी देखें तो जो 4 घंटे से ज्यादा पिछले वर्ष 87 ट्रेन पर डे डिले होती थी, 4 घंटे से ज्यादा, वो 30,000 ट्रेनों में से 30,000 ट्रेन में 87, अब 47 आ गए, ओनली 47। और मिनट्स में देखें, वी आर नाउ नॉट चेकिंग कि ट्रेन कितनी लेट हुई, कितने ट्रेन लेट हुई, मिनट वाइज देखते हैं कि मिनट वाइज इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जितनी मिनट्स लेट हुई थी पिछले वर्ष, 1/3 बाद में हमने ऑलरेडी कम कर दिया और ये लगातार इस सुधार को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। ट्रेन चला गया, बैठो। अधीर जी, ट्रेन चले गए, बैठो। कौन दिया सर? सीरियस बात है। कौन दिया उनको दिया कौन, इनको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मुझे आप अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कल 12 बजे तक किया। जैसा मैंने पहले भी बताया, अगर मैं आंकड़े गिनाऊं, मेरे पास आंकड़े तो सब है, तो चाहे वो न्यू लाइन हो, चाहे गेज कन्वर्जन हो, चाहे डबल ट्रिपल क्वार्टर फोर्थ लाइन हो, हर चीज में हमने बहुत बड़े बड़े आंकड़े अपने सामने रखे, टारगेट रखे, टारगेट के लिए लगातार प्रयत्न करते रहे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले वर्ष 18-19 में लगभग 480 किलोमीटर नई लाइन, 600 किलोमीटर गेज कन्वर्जन और 1500 किलोमीटर डबलिंग ट्रिपलिंग करके 2600 किलोमीटर हमने 18-19 में एक्सपैंड किया था नेटवर्क। इस वर्ष सिर्फ फरवरी तक हम फिर से लगभग 2000 किलोमीटर कर चुके हैं और वर्ष के अंत होते होते पिछले वर्ष के आंकड़े को भी पार कर जाएंगे। एक लगातार नई सुविधाएं देश को मिले, पंक्चुअलिटी सुधरे, सेवाएं अच्छी हो, लोगों को अनुभव अच्छा हो, उस पे पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। पीछे तो कुछ आरोप ये भी लगा कि तेजस जैसी जो ट्रेन आईआरसीटीसी चला रही है उसका क्या लाभ है। उसका लाभ ये है कि जो अभी तक 2 मेन तेजस चली है, एक लखनऊ से दिल्ली और एक अहमदाबाद से मुंबई, उसके 90% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी दोनों ट्रेन में देखी गई, 90% से ज्यादा, और पंक्चुअलिटी 95% से ज्यादा। और अगर कभी लेट होती है, 1 घंटे से 2 घंटे के बीच लेट होती है, तो 100 रुपए पैसेंजर को रिफंड मिलता है। 2 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो 250 रुपए रिफंड मिलते हैं। ये एक नया शुरुआत है भाई, ये एक नई शुरुआत, नया शुरुआत है। रेलवे ने प्रयोग करी। ये सरल प्रयोग नहीं थी अध्यक्ष महोदय, साहस कर। अगर उनके समय में की होती तो रेलवे का पूरा खजाना लूट जाता, पर ये पूरी पे नहीं कर पाते कॉम्पेंसेशन। हमने हिम्मत की और उस हिम्मत का परिणाम ये हुआ कि बिना कोई रूल चेंज करे, कोई तेजस को स्पेशल प्रायोरिटी नहीं है। जो तेजस को पहले प्रायोरिटी थी, जो राजधानी, गतिमान, दुरंतो, तेजस, इनकी जो रेगुलर प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी को बिना बदलाव करे हम एक कॉन्फिडेंस से उतरे थे मैदान में। और उस कॉन्फिडेंस का नतीजा ये हुआ
कि सब लोग जुट गए पंक्चुअलिटी सुधारने में और ये उसका परिणाम है। हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, इसका लाभ सभी को मिलेगा। अब हाथ मलने से क्या होगा? एक बड़ी समस्या जिसका कई बार जिक्र होता है वो होता है रेलवे के टाउट्स की। कई जगह पे अनुभव आता था कि ट्रेन की बुकिंग शुरू हुई लेकिन फट करके ट्रेन फुल हो गई, टिकट ही नहीं मिला। तो हमने इसका पूरा जांच पड़ताल करके पिछले 1-1.5 साल में इसके ऊपर बहुत गहरा चिंतन के बाद एक बड़ी मुहिम चलाई है। आप सबको जान के खुशी होगी, कई सारे इलीगल सॉफ्टवेयर ANMS, MSC, iBall, Red Bull, इन सब को पकड़ा, इन सब के जो दलाल थे उन सबको कार्रवाई की उनके ऊपर। ऐसे जो सॉफ्टवेयर बेचने वाले लोग थे ऐसे 104 लोगों को गिरफ्तार किया। 5300 टाउट्स जो ब्लैक मार्केटिंग करते थे, ऐसे टिकट बेचते थे, ऐसे 5300 टाउट अरेस्ट हुए पिछले 1 साल और 2 महीने में। 884 जो बुकिंग वेंडर्स थे उन सबको ब्लैकलिस्ट किया है। और अब तो मैं सोच रहा हूं कि ये जो वेंडर्स और ये जो टिकटिंग एजेंट्स का जो सिलसिला है, मुझे लगता है अब इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं विचार कर रहा हूं कि ये ट्रेन एजेंट्स और जो बुकिंग सब एजेंट्स करके एक प्रकार से उन्होंने ये बोर्ड लगा दिया कि इधर आओ और इधर से आपको टिकट जल्दी मिलेगा, इसको बंद किया जाए। आज सबके पास अपने अपने फोन्स हैं, उस पे लोग फोन पे बुकिंग करें। ये गलत प्रकार की चीजों को बंद करके, और कोई व्यक्ति को मदद चाहिए तो जो हमारे सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वहां से जाके वो टिकट बुक कर सकते हैं। वहां पे अच्छा नौजवान युवा युवती बड़े ओजस्वी, बड़े उमंग के साथ वहां काम करते हैं, उनकी भी थोड़ी आमदनी बढ़ेगी और वो ईमानदारी से अच्छी तरह टिकट बुकिंग करेंगे। और मैं आप सब से और आपके स्पीकर साहब माध्यम से देश को अनुरोध करूंगा कि आप किसी के पास जाके ये फर्जी टिकट या ये गारंटीड रिजर्वेशन के झांसे में ना आए। अभी अभी हमने लगभग 10 करोड़ रुपए के टिकट जो ऐसे सॉफ्टवेयर से बने थे उनको कैंसिल किए, उनको ब्लैकलिस्ट किया। जिन जिन लोगों ने ऐसे गलत काम से टिकट करे उनको डबल नुकसान, जो रिश्वत दी या जो टाउट को पैसा दिया वो भी गया और अब टिकट भी गया। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि कोई इस प्रकार के कामों में nobody should fall prey to that, कोई झांसे में ना आए और ईमानदारी से वेबसाइट से बुकिंग करे तो इस समस्या का हल हम पूरी तरीके से करने में सफल होंगे। अधीर रंजन जी ने एक बात और कही थी, कुछ कई और सुरेश जी ने भी कही थी, कई माननीय सांसद स्टॉपेजेस की बात करते हैं। कई माननीय सांसद मेरे पास आते हैं समय समय पे, बहुत जरूरी स्टॉपेज है। मैंने पीछे इसका फिर एक बार जड़ से समस्या का जब सूचना निकाली तो पता चला कि गत 50, 60, 70 वर्षों में अलग अलग दबाव से, अलग अलग कारणों से स्टेशनों पे स्टॉपेजेस दिए जाते गए। और आज ये स्थिति है, कई स्टेशन ऐसे हैं जहां 10, 12, 15, 20, 25, 40 ट्रेनें रुकती हैं पर पैसेंजर नहीं है। किधर 2 पैसेंजर उतरते हैं, किधर 4 चढ़ते हैं। अब ये स्टॉपेजेस पूरे सिस्टम को जैम कर रहे हैं। ये स्टॉपेजेस के कारण नए स्टॉपेज देने की हमारी क्षमता खत्म हो गई है। कई ऐसे स्टॉपेजेस हैं जिनका कोई आर पार समझ ही नहीं आ रहा है कब दिए गए, क्यों दिए गए। तो मैंने ये बात कंसल्टेटिव कमेटी के समक्ष रखी थी और मैं सभी माननीय सांसदों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि कंसल्टेटिव कमेटी ने निर्णय लिया, साहसी निर्णय लिया कि पुराने सब स्टॉपेजेस को एक पूरे नए तरीके से स्टडी किया जाए। हर स्टॉप को देखे कितने लोग उतरते चढ़ते हैं, रैशनल तरीके से, टेक्निकल और रैशनल और प्रॉफिटेबल तरीके से स्टॉपेजेस निर्धारित हो
और उससे जो स्टॉपेजेस बंद हो सकते हो बंद हो, ट्रेन की सुविधाएं भी बढ़ेगी, ट्रेन पंक्चुअलिटी भी बढ़ेगी, ट्रेन समय पे पहुंच पाएगी और आप सबको जो अनिवार्य है नए स्टॉपेजेस चाहिए वो देने की क्षमता भी रेलवे की शुरुआत हो जाएगी। एक आखिरी एक मुद्दा जो माननीय सदस्य ने रेज किया, वैसे मैं सोचता था कि बहुत ज्यादा रेज होगा, पर मैं सभी माननीय सांसदों का आपके माध्यम से धन्यवाद करूंगा कि बहुत ज्यादा उस विषय का लोगों ने रेज नहीं किया, क्योंकि सबको पता है यहाँ कि ये जो रेलवे अलग अलग डिपार्टमेंट में बटी हुई थी, साइलोज में काम करती थी, जो डिपार्टमेंटलिज्म 100 साल से इस रेलवे को परेशान कर रहा था, जिसके कारण रेलवे में सुरक्षा सुविधाएं देने में हमें कठिनाई आती थी, जिसके कारण इंटर डिपार्टमेंटल जो आपसी मतभेद और टसल रहता था उससे जो तकलीफ आती थी, उसका समस्या को समाप्त करने का भी साहस अगर किसी में था तो इस सरकार में था और किसी ने 100 साल में नहीं किया। लेकिन मैं सबको आश्वस्त करना चाहूंगा और मेरे सभी अफसर, करीब 18,000 अफसर आज रेलवे में काम करते, अधिकांश ने इसका स्वागत किया और ये कोई मेरा खुद का आइडिया नहीं, हमने संगोष्ठी की, सब अधिकारियों और रेलवे अफसरों के साथ चर्चा की, बड़े रूप में चर्चा की। मैं स्वयं अंग्रेजी और मैं स्वयं पूरे बोर्ड और साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देश भर के अफसर, यहाँ पे सुषमा स्वराज भवन जो नया बनाया है सरकार ने, उसमें सब लोग बैठ के देश भर के अफसरों ने उस पर अपनी अपनी आइडियाज दिए। उस सबको सोच के हमने 8 सर्विस को एक सर्विस इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाने का साहसी निर्णय लिया है। ये देश को एक आगे अच्छी रेलवे, नई रेलवे चलाने का साधन बनेगा। विश्व में हम एकमात्र रेलवे हैं जिसमें ऐसा डिपार्टमेंटलिज्म है। मैंने बहुत जगह स्टडी किया, किधर ऐसे डिपार्टमेंट नहीं मिले। कुछ युवा युवतियों को गलतफहमियां हैं इसके बारे में, मैं लगातार उनके संपर्क में हूं, चर्चा कर रहा हूं और ये सबको आश्वस्त करना चाहूंगा, किसी के करियर का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, ये जिम्मेदारी के साथ बैलेंस करते हुए इस पे एक कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज और फिर एक कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स पूरा समस्या को समझ के समझदारी से इसको एक सर्विस बनाएगी। 1 साल यूपीएससी में नई भर्ती होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म पेन ऑफ 1 ईयर हमारे पास 200-400 अफसर नहीं आएंगे। शॉर्ट टर्म पेन इस देश को लॉन्ग टर्म जो गेन देगा वो इतना अकल्पनीय है, इतना बड़ा है कि मैं आप सबका समर्थन चाहूंगा कि हम इसको सफलतापूर्वक कर पाए। अधीर रंजन जी, आप नाराज नहीं हो कि आपका स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया। आपने अजीमगंज, जियागंज, मुर्शिदाबाद की पश्चिम बंगाल की रेल 7 किलोमीटर ही है सिर्फ, हमें सिर्फ 466 मीटर अटका है। आपने एकदम सही आंकड़ा दिया, जिसके लिए हमें 7.585 एकड़ जमीन चाहिए बस। मैं सभी माननीय सांसदों से दरख्वास्त करूंगा, दादा आप भी बैठे हैं, अगर हमें राज्य सरकार ये 7.5 एकड़ जमीन दिला दे तो आपके कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता जो अब अनफॉर्चुनेटली लीडर ऑफ द हाउस तो नहीं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बन पाए क्योंकि जनता ने पर्याप्त मात्रा में विजय नहीं दी, लेकिन आज हम उनको पूरा सम्मान एक एलओपी के नाते देते हैं। तो इनकी इस रेलवे लाइन को खत्म करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं कि जैसे ये जमीन मिलेगी हम दिन और रात एक करके इसको खत्म करें। लैंड दो ट्रेन ले, लैंड दो ट्रेन ले। सर, एक और विषय जो आप सबको खुशी होगी, हमने गत 3 वर्षों में रिक्रूटमेंट पे भी बल दिया। पहले काफी कमी रहती थी सेफ्टी वर्क्स वगैरह में, और सेफ्टी आखिर 0 पैसेंजर फेटलिटी करने के लिए, जैसा मैंने कहा, 13 लाख लोगों ने काम किया। उसमें 2017 से 20 3 सालों में
1,47,620 नए एम्प्लॉयज को एम्पैनल किया है। उनकी कार्रवाई चल रही है, कई आ गए हैं काम पे, कई और आ रहे हैं। इसमें 35,208 एनटीपीसी के कैटेगरी के भी एम्प्लॉयज है, जिसका प्रोसेस चल रहा है आजकल। 1,663 एक आइसोलेटेड कैटेगरी के व्यक्ति हैं। 1,03,770 लेवल 1 की पोस्ट है। इन सबको हमने अलग अलग प्रकार से भर्ती किया है अथवा वो भर्ती के पाइपलाइन में है। मैं समझता हूँ ये अलग अलग काम और जिस प्रकार से काम को गति मिली है, जिस प्रकार से काम में एक संवेदनशील सरकार ने पैसेंजर्स अथवा फ्रेट दोनों की सुविधाएं बढ़े, कम बोझ आए। जिस समय पे बोझ लेने की काबिलियत हो, क्षमता, उस समय थोड़ा बोझ जनता भी बड़े अच्छे फीलिंग से ले लेती है, खासतौर पे जब देखती है सुरक्षा सुधरी, स्टेशन सुधरे, सफाई सुधरी, पंक्चुअलिटी सुधरी। इसी के कारण अधीर रंजन जी जब थोड़ा बढ़ाया भी, और थोड़ा ही बढ़ाया था, मैं वही आपका धन्यवाद कर रहा हूं, किसी ने आपत्ति नहीं की, क्योंकि थोड़ा बढ़ा के जब ज्यादा मिलता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का काम करने का ढंग है, थोड़ी सी कठिनाई से जब ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं तो मैं समझता हूं सभी खुश होते हैं, सभी उस काम का सराहना करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सब कठिन परिस्थितियों में, इन सब 7th पे कमीशन के बोझ के बावजूद साथ साथ में रेलवेज को मॉडर्नाइज करना, रेलवेज को सुरक्षित बनाना, सेवाओं को और सुगम बनाना, और जो सफर एक जमाने में कई वर्ष पहले सफर था, अंग्रेजी का सफर था, सफरिंग था, तकलीफ थी, वो एक अच्छा सफर बने। फिर एक बार बहुत सारी हिंदी फिल्में वहां पे जाके शूटिंग करके बताएं कि कितना आनंद का सफर रेलवे में मिला। उसकी तरफ तेज गति से रेलवे बढ़ रही है। पूरे सदन का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अध्यक्ष जी आपका भी, कि आपने मुझे मौका दिया।